हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्टेट 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के आगामी 2024 के स्टेट के पेपर और आने वाले जो वैकेंसी है उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इस क्वेश्चन पेपर में तमाम जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है वो बहुत रॉन्ग है, तो उस क्वेश्चन को मैं आज सॉल्व भी करूंगा और आप लोगों को राइट आंसर बताने की कोशिश करूंगा। और इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों के स्टेट में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से अध्ययन करें। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर। इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में या अथर्ववेद में। ऑप्शन को देखने के अकॉर्डिंग समझ में आ चुका है कि क्वेश्चन किसके परिप्रेक्ष्य में पुटअप किया जा रहा है। ये जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं ये सारे ग्रंथ हैं, तो आप सभी लोगों को बताना है कि वो ग्रंथ कौन सा है जिसमें कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो वो प्रथम ग्रंथ जो माना जाता है वो ऋग्वेद माना जाता है। इसी ऋग्वेद में कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से तमाम क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि कला किस भाषा का शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग नोट करिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो कला शब्द है, सब लोग नोट डाउन भी करेंगे, कला शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर हो जाता है वो संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है। क्या? कला शब्द। दूसरा क्वेश्चन जो पुटअप कर लिया जाता है कि कला शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ। तो कला शब्द का जो प्रयोग जो होता है वो किस शताब्दी में होता है, याद रखिएगा। शताब्दी अगर पुटअप करे तो वो होती है 13वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला पुटअप कर लिया जाता है, इसी क्वेश्चन पर यह क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से होती है। तो याद रखिएगा, कला शब्द की जो उत्पत्ति अगर पुटअप करे, क्या उत्पत्ति किस धातु से होती है, तो वो कड़ धातु होती है। कड़ धातु। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। याद रखेंगे सभी लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं से एक क्वेश्चन अक्सर पुटअप किया जाता है कि कला शब्द का प्रयोग किस कला हेतु किया जाता है या किस कला के लिए किया जाता है। तो कला शब्द का प्रयोग जिस कला के लिए किया जाता है वो होती है ललित कला। याद रखेंगे, किस कला के लिए किया जाता है, तो वो ललित कला होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी बातों को आप लोग नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से जो भी तमाम क्वेश्चन बनेंगे वो आप सब लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित कला में कितनी कलाएं आती हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था कि जो कला शब्द है या कला शब्द का प्रयोग किस कला के लिए किया जाता है। तो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था कि कला शब्द का प्रयोग जिस कला के लिए किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ललित कला कहते हैं। याद रखिएगा, ललित कला। और यहाँ पर ललित कला में कितनी कलाएं आती हैं, तो याद रखिएगा, इस ललित कला में जो कलाएं आती हैं वो चित्रकला आती है। सभी लोग नोट करेंगे, चित्रकला आती है। दूसरी जो कला आती है उसको हम लोग करते हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला। तीसरी जो कला आती है उसको हम लोग कहते हैं स्थापत्य कला। चौथी कला जो आती है उसको हम लोग कहते हैं संगीत कला। और पांचवी और लास्ट कला जो इसके अंतर्गत आती है उसको हम लोग कहते हैं काव्य कला। आप सभी लोगों ने देखा कि ललित कला के अंतर्गत जब भी क्वेश्चन पुटअप करे कि ललित कला में कितनी कलाएं आती हैं,
तो ये 5 कलाएं ललित कला के अंतर्गत आती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 5 कलाएं, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती है। यहां पर दिया गया है कि कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। यहां पर टाइप पूछ रहा है किसकी, आर्ट की। तो याद रखेंगे कला जो होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। मैंने क्या कहा, 2 प्रकार की होती है। और वो प्रकार क्या है, पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं उपयोगी कला, उपयोगी कला। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ललित कला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को आप लोग स्टार करते जाएंगे और समझते जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो कभी भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करे कि कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है उसको हम लोग कहते हैं उपयोगी कला और दूसरी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं ललित कला। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि उपयोगी कला क्या होती है। जिस प्रकार से हमारी दैनिक जीवन में जो भी उपयोग आने वाली जो सामग्री होती है उसको हम लोग उपयोगी कला के अंतर्गत रखते हैं। और उपयोगी कला के अंतर्गत जैसे आभूषण जो स्वर्णकार बनाते हैं वो उपयोगी कला के अंतर्गत आती है। जो कारपेंटर जो बढ़ई का काम करते हैं वो उपयोगी कला के अंतर्गत आती है। जो कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं वो उपयोगी कला के अंतर्गत आती है। कोई अगर अप्लाइड आर्ट्स का कैंडिडेट कोई भी दैनिक जीवन की जो इम्पोर्टेंट कलाकृतियों का निर्माण करता है वो उपयोगी कला के अंतर्गत आती है। तो इसके अंतर्गत चाहे आभूषण बनाना हो, आभूषण निर्माण हो, या बढ़ईगिरी हो, या आप लोगों को अन्य कामों में जैसे छपाई का काम हो, ये सभी उपयोगी कला के अंतर्गत आती है। और ललित कला के अंतर्गत जैसे मान लीजिए चित्रकला आता है, चित्रकला आता है, मूर्ति कला आता है, मूर्ति कला आता है, स्थापत्य कला आता है। ये जितनी भी कलाएं हैं ये ललित कला के अंतर्गत आती हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कितने हैं। यहां पर याद रखिएगा 6, 9, 4, 3 दिया गया है। तो अगर कभी भी प्राइमरी कलर की बात किया जाए और उसमें पुटअप करें कि उसकी कितनी संख्या होती है, तो प्राइमरी कलर की जो संख्या होती है वो 3 बताई गई है। वो प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लाल, दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पीला, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नीला। ये प्राइमरी कलर हैं और इन्हीं प्राइमरी कलर से हम लोग 3 और जो सेकेंडरी कलर बना लेते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, वो सेकेंडरी कलर जो होती है ये प्राइमरी कलर होती है और सेकेंडरी कलर जो होती है उसको हम लोग कहते हैं बैगनी, नारंगी, और हरा। ये जो होती हैं ये 3 जो होती हैं सेकेंडरी कलर होती है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग यहां पर थोड़ी सी ध्यान दें कि लाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि लाल और पीला रंग को मिश्रित करने से कौन सा रंग बनता है। तो जब लाल और पीले रंग को हम लोग मिश्रित करते हैं तो बन जाता है नारंगी कलर। वहीं पर अगर लाल और नीले रंग को अगर हम लोग मिला दें तो वो बन जाता है बैगनी कलर। वहीं पर पीला और नीले रंग को हम लोग अगर मिश्रित कर दें तो ये बन जाता है हरा कलर। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हम लोग 2
प्राइमरी कलर को मिक्स करके जो एक तीसरी सेकेंडरी कलर हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। ये जो कलर होते हैं ये पदार्थ के कलर होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ के रंग माने जाते हैं और इन्हीं को आज वर्तमान युग में हमारे भारतीय कलाकार प्रयोग करते हैं इस मेथड का। आई होप आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर जो पुटअप कर रहा है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैल रंग में प्रयोग होने वाला तेल है, याद रखेंगे क्या पुटअप कर रहा है? ऑयल कलर में प्रयोग होने वाला ऑयल का प्रयोग कौन सा है? यहाँ पर दिया गया है मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, अलसी का तेल और नारियल का तेल। तो आप लोग याद रखेंगे जो ऑयल कलर में जो सबसे अच्छी तेल मानी जाती है वो लिंसीड ऑयल को माना जाता है, अर्थात अलसी के तेल को माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो लिंसीड ऑयल होती है, जो अलसी का तेल होती है, ये बहुत ही पतली होती है और तेल रंग में जो तैल रंग में काफ़ी प्रयोग की जाती है। ये चीड़ के पेड़ जो वनस्पतिक होती है उससे ये प्राप्त की जाती है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अलसी का तेल इज बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? यहाँ पर क्या पुटअप कर रहा है? चित्र रचना, अर्थात कोई भी फॉर्म को निर्मित करने के लिए वो ऐसी कौन सी तत्व है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है? ऑप्शन के रूप में दिया गया है रेखा, रंग, धरा, तलर और रूप। तो आप लोग याद रखेंगे अगर कोई भी चित्र की निर्माण करनी हो तो चित्र रचना के लिए जो सबसे संभव जो सबसे उपयोगी तत्व माना जाता है वो रेखा मानी जाती है। बिना रेखा का कोई भी फॉर्म या कोई भी रूप या कोई भी आकार का निर्माण नहीं होता है, अर्थात किसी भी आकार के निर्माण के लिए रेखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिना रेखा का कोई भी आकार निर्मित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बिना रेखा के कोई भी चित्र रचना संभव नहीं है। तो आई होप आप सभी लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में आयाम को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर याद रखेंगे जितने भी बीएफए एमएफए के जो भी कैंडिडेट हैं वो सभी लोग समझते होंगे कि चित्र में अगर पेंटिंग में आयाम को दर्शाना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? ऑप्शन को जरा टटोलेंगे, देखेंगे संपाट, छाया प्रकाश, धरातल या इसमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि चित्र में जो आयाम को दर्शाना होता है वो सबसे अच्छा होता है छाया और प्रकाश। और छाया प्रकाश को हम लोग हैचिंग के माध्यम से भी अर्थात रेखाओं के माध्यम से भी हम लोग प्रयोग कर ले जाते हैं और या तो रंग के माध्यम से भी हम लोग प्रयोग कर ले जाते हैं। हल्के और गाढ़े रंगों का प्रयोग करके हम लोग छाया का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसलिए चित्र में आयाम को दर्शाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो छाया और प्रकाश। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? यहाँ पर याद रखिएगा नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति पुटअप कर रहा है और ऑप्शन के रूप में दिया गया अजंता, खजुराहो, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि नंदी की जो सबसे बड़ी मूर्ति जो हमें देखने को मिलती है बहुत ही मार्मिक है, वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है कि मूर्ति कला में कितने आयाम होते हैं? देखिए ऊपर के क्वेश्चन में पुटअप किया गया था कि चित्र में आयाम को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? तो छाया प्रकाश का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि मूर्ति कला में
कितने आयाम होते हैं। याद रखेंगे, आयाम की अगर बात किया जाए, डायमेंशन की बात किया जाए, तो मूर्ति कला जो होती है वो 3 डायमेंशन होती है। तो कितने आयाम होते हैं, तो 3 आयाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने देखा कि चित्र में उसने आयाम पुटअप किया और पूछ लिया उसके क्रिएटिव कार्य के परिप्रेक्ष्य में, वर्किंग प्रोसेस के बारे में, कि हम लोग चित्र में आयाम को कैसे दर्शा सकते हैं, तो छाया और प्रकाश के माध्यम से दर्शा सकते हैं। अगर वहीं पर क्वेश्चन पूछ लेता कि चित्र में कितने आयाम होते हैं और उसकी दे देता 3, 2, 4, 5, तो चित्र में जो आयाम होते हैं वो 2 होते हैं, क्योंकि चित्र जो होती है वो 2 डायमेंशन में निर्मित की जाती है। लेकिन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी प्रकार से आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया, तो पुटअप कर रहा है कि मूर्ति कला में कितने आयाम होते हैं, और यहाँ पर वही दे दिया कि 3, 2, 4 और 5। तो सभी लोग याद रखेंगे, अगर आयाम पुटअप करें कि किसके माध्यम से दर्शा सकते हैं, तो छाया प्रकाश के माध्यम से, और मूर्ति कला या चित्रकला में कितने आयाम होते हैं और उसके पार्ट के बारे में पुटअप करें, तो आप लोग सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ति सांचा में क्या प्रयुक्त होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है कि मूर्ति सांचा में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन के रूप में मिट्टी, बालू, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मूर्तियों का जो निर्माण करते हैं, एक मोल्ड मेथड में करते हैं, एक कास्टिंग मेथड में करते हैं, सीमेंट में कास्टिंग कर ले जाते हैं, मधुशिष्ट विधि में अर्थात लॉस्ट वैक्स मेथड में, अर्थात सैंड मोल्ड मेथड, ऐसे तमाम प्रकार की जो मूर्तियों का निर्माण करते हैं। परंतु जो मूर्ति सांचे में प्रयुक्त होती है उसको हम लोग मोल्ड मेथड कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि सांचे विधि में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाई जाती हैं। किसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने के लिए क्या करते हैं कि सांचे के अंदर की तरफ क्या होते हैं, हम लोग सरसों का तेल पहले लगाते हैं, उसके बाद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो घोल होता है उस सांचे में डाल देते हैं। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वो पूरी तरह से सेट हो जाता है तो उस मूर्ति को हम लोग सांचे से बाहर निकाल लेते हैं। सांचे की मूर्ति को निकालने के बाद क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक जो सांचा होता है वो मूर्ति को तेल लगाने के माध्यम से वो पूरी तरह से छोड़ देता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस न होता, अगर कागज की लुगदी दिया होता तो भी आप लोग टिक करते कागज की लुगदी, क्योंकि मोल्ड मेथड में कागज की लुगदी से भी मूर्तियां तैयार की जाती हैं। बट यहाँ पर ऑप्शन के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कला चाक्षुष कला है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो चाक्षुष कला कहा जा रहा है, चाक्षुष मतलब जो होती है वो होती है नेत्र, अर्थात जो कला हमारी आंखें देख सकती है उसी को हम लोग चाक्षुष कला कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में जो कह रहा है चित्रकला, वास्तुशिल्प, मूर्तिकला और सभी, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये चित्रकला भी हो जाएगी, वास्तुशिल्प भी हो जाएगी और मूर्तिकला हो जाएगी। तो उपर्युक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाक्षुष कला कहने का तात्पर्य होता है कि चाक्षुष जिसका रूप होता है उसी को हम लोग चाक्षुष रूप कहते हैं। अर्थात ऐसी कलाओं के अंदर हम लोग रूपप्रद कलाएं कहते हैं, अर्थात जिस कला का अपना रूप होता है उसी को हम लोग चाक्षुष कला के अंतर्गत रखते हैं। और इसके अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला कह सकते हैं, ये सभी जो होती हैं ये रूपद कलाएं आती हैं। और जितनी भी कलाएं रूपद कला के अंतर्गत आती हैं वो चाक्षुष रूप में होती हैं। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और यहीं पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे,
जिस कला का चाक्षुष रूप नहीं होता है उसको हम लोग कौन सी कला कहते हैं? अरूपद कलाएं कहते हैं। और वो अरूपद कलाओं के अंतर्गत कौन सी कला आती है? वो दो कला आती है, याद रखेंगे यहीं पर, अरूपप्रद कला। इस कला के अंतर्गत जो आती हैं वो संगीत कला और दूसरी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं काव्य कला। मैं आप लोगों को क्वेश्चनों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। तो ये जो अरूपद है अर्थात इसमें किसी प्रकार का रूप नहीं होता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि संगीत में किसी प्रकार की कोई रूप नहीं होती है, काव्य में किसी प्रकार की रूप नहीं होती है, क्योंकि संगीत को जब हम लोग सुनते हैं तो एक अंदरूनी आनंद की प्राप्ति होती है, हमें कोई रूप इसका दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से जब काव्य, जो कवि लोग काव्य पढ़ते हैं तो उससे हमें आनंद प्राप्त होता है। तो ये जो कला होती है, दो कलाएं होती हैं, ये अरूपद कलाएं होती हैं, इनका कोई रूप नहीं होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। और ये जो तीनों कलाएं होती हैं अक्सर एग्जाम में कोट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूपप्रद कला। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि रूपपद कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? तो चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, ये रूपपद कला के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाए गए थे? ऑप्शन के रूप में दिया गया चालुक्य, चोल, मौर्य और चंदेल। तो खजुराहो में जो चतुर्भुज मंदिर है वो जिस शासक के शासनकाल में निर्मित किया गया था वो हम लोग कहते हैं चंदेल शासक। अर्थात चंदेलों के शासनकाल में खजुराहो में बहुत उल्लेखनीय मूर्तियों का निर्माण कराया गया था और उनमें एक चतुर्भुज मंदिर है जिनमें बहुत ही उत्कृष्ट अंकन भी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, जो बराबर की गुफाएं हैं ये मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में निर्मित करवाई गई थी, जैसे बराबर की गुफाओं में, और उनके पौत्र जो दशरथ थे उनके द्वारा भी नागार्जुन की पहाड़ियों में भी गुफाओं का निर्माण कराया गया था। और ये शिलाओं को उत्कीर्ण अर्थात पहाड़ों को तराश करके जो स्थापत्य के कार्य देखने को मिलते हैं ये यहीं से देखने को मिलते हैं। और बराबर की जो गुफाएं हैं ये पहले गया जनपद के अंतर्गत आती थी, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया गया है नालंदा, जहानाबाद, मधुबनी और इनमें से कोई नहीं। तो बराबर की गुफाएं जो जिले में स्थित हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा वो जहानाबाद हो जाएगा। राइट आंसर बी को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें कौन सी हैं? यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप करा है कि मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें, यहाँ पर तकनीकें कौन सी हैं? ऑप्शन के रूप में नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य तकनीकें यहाँ पर दी गई हैं, वो मॉडलिंग भी आती हैं और कास्टिंग भी आती हैं, नक्काशी भी आती है और संयोजन भी आती है। और ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बिहार की लोक कला है? याद रखेंगे, आपके बिहार राज्य से पुटअप कर रहा है, तो आप लोगों के सिलेबस में जो बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो दिया गया है वो आप लोगों को देखने को मिला कि इनमें से कौन सी बिहार की लोक कला है। क्या पुटअप कर रहा है? लोक कला। ऑप्शन के रूप में दिया गया है टिकुली लोक कला, मंजूसा लोक कला, मधुबनी लोक चित्रकला और उपर्युक्त में से सभी। तो आप लोग याद रखेंगे इसमें से उपर्युक्त सभी ये जो हैं टिकुली लोक कला, मंजूसा लोक कला और मधुबनी लोक कला,
ये सभी बिहार की लोक कलाओं के अंतर्गत आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो इस दृष्टि को तो इसलिए आज के क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहीं पर रखते हैं। और अगर आप लोगों के सजेशन हो गए कि जिस हिसाब से मैं ये फर्स्ट पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू चलें तो ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं वैसे ही कंटिन्यू चलूँगा। वरना आप लोगों के जिस प्रकार से जो रिक्रूटमेंट हैं कि केवल मैं टिक लगाते हुए चलूँ, तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस प्रकार से आप लोग पढ़ना चाहते हैं। अगर आज जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को डिस्कस करके बताया उस हिसाब से, या मैं सिर्फ आप लोगों को टिक करके चलूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। तो आज के टॉपिक आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और किसी प्रकार की कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।